जादुई गोभी। शांति अपने बेटे के साथ खेत में गोभी तोड़ती है और उसे एक टोकरी में भर देती है। गोपाल बेटा, तू इसे बेच आएगा ना? मैं एक बार फिर कहती हूँ, इसे हम अपने पास के बाजार में ही बेच देते हैं। जो भी मिलेगा ठीक है। नहीं माँ, मैंने उस आदमी को बोलते हुए सुना था, रूपनगर के बाजार में हमें इसके अच्छे पैसे मिलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। गोपाल गोभी से भरी टोकरी लेकर दूसरे बाजार की तरफ चल पड़ता है और चलते चलते वो दूसरे गांव में पहुंच जाता है। तभी सामने से दो आदमी आते हैं। अरे भैया, ये रूपनगर बाजार किधर है? हम उसी बाजार से आ रहे हैं, इस तरफ चले जाओ। ठीक है भैया, आपका बहुत धन्यवाद। अरे राजू, चलो इसकी गोभी इससे लेते हैं, इसे बाजार में अच्छे दाम में बेचेंगे। अरे लेकिन वो हमें क्यों देगा? अरे मैं जो भी बोलूं तू बस उसमें मेरा साथ देना, समझा? ठीक है। अरे गोभी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये 2 किलो गोभी लेकर इतनी दूर कहाँ जा रहे हो? क्या 2 किलो? इसमें 20 किलो गोभी आती है। अरे लगता है इसकी माँ ने 2 किलो की जगह गलती से 20 किलो बोल दिया होगा, तभी तो ऐसे बोल रहा है। अरे 2 किलो गोभी के 20-50 रुपए भी नहीं मिलेंगे बच्चे। अच्छा जितना भी हो, हमें बेचोगे इसे बच्चे? मेरा नाम गोपाल है और ये गोभी 20 किलो से कम नहीं है। अच्छा एक काम करो, इसे हमें बेच दो, हम तुम्हें 100 रुपए देंगे। वैसे भी बाजार में तुम्हें इसके 50 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे। बेचारा इतनी दूर 2 किलो गोभी लेकर आया है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। बाजार में जाने से अच्छा इसे ही बेच देता हूँ। आखिर ये दोनों मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? ठीक है, ले जाइए, पर आप लोगों को मुझे 200 रुपए देने पड़ेंगे, वरना नहीं बेचूंगा। अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। चलो ठीक है, हम लोग 150 रुपए तुम्हें देते हैं। वैसे बच्चे, तुमने 2 किलो गोभी के अच्छे पैसे कमा लिए हैं। वो दोनों गोपाल से गोभी लेकर एक बोरी में डाल लेते हैं और गोपाल अपनी टोकरी लेकर दूसरी ओर चल पड़ता है। कहीं इन दोनों ने मुझे बेवकूफ तो नहीं बना दिया? हाँ, ये दोनों कुछ ज्यादा ही चालाक लग रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इनके पीछे पीछे जाकर देखता हूँ। गोपाल उन दोनों का पीछा करता है और देखता है कि दोनों एक सब्जी की दुकान पर जाते हैं। अरे भाई, हम ये गोभी बेचना चाहते हैं। दुकानदार उस सब्जी को तोलता है। अरे पूरे 20 किलो है, इसके तो मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। अच्छा, तो इन्होंने मुझे बुद्धू बनाया, इनको तो मजा चखाना ही पड़ेगा। गोपाल अपनी जेब देखता है तो उसमें कुल मिलाकर 250 रुपए थे। इन दोनों को इन्हीं के तरीके से बेवकूफ बनाऊंगा। गोपाल एक मिठाई वाले की दुकान पर जाता है और उन्हें 50 रुपए देता है और कुछ बोलता है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है बेटा। उसके बाद गोपाल एक सब्जी वाले के पास जाता है और उनसे एक गोभी का फूल लेता है और 200 रुपए देकर उन्हें कुछ समझाता है। ठीक है ठीक है। गोपाल एक गोभी का फूल अपनी टोकरी में रख लेता है और उन दोनों के पास जाता है। अरे देख, सामने से वो मूर्ख टोकरी लेकर इधर ही आ रहा है। अरे भैया, आपने गोभी बेच दी क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो हमने अपने घर में सब्जी बनाने के लिए खरीदी थी, अभी घर पर रख कर आए हैं। अच्छा ठीक है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो ना कुछ खाते हैं। अरे तुम्हारी टोकरी में ये एक फूल गोभी क्या कर रही है? अरे नहीं नहीं, गोभी नहीं, वो तो मेरी जादुई गोभी है। क्या जादुई गोभी? मैं कुछ समझा नहीं। अभी बताता हूँ। गोपाल मिठाई की दुकान पर जाता है। अरे चाचा, 3 प्लेट मिठाई दे दो।
हाँ बेटा, अभी देता हूँ। वो तीनों मिठाई खाते हैं। अरे गोपाल, ये मिठाई तो बहुत महंगी है, देख हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ। अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। हाँ फिर ठीक है, चलो चलो अब मिठाई खा लेते हैं। हाँ। वो तीनों मिठाइयाँ खाते हैं। 3 प्लेट के 50 रुपए हो गए बेटा। जादुई गोभी, दिखाओ अपना जादू, ताकि हो जाए सब बेकाबू। गोपाल उस मिठाई वाले को गोभी का एक डंठल तोड़कर देता है। अरे वाह, मुझे सोना मिल गया। अरे बहुत अच्छे। ठीक है बेटा, अब से तुम यहाँ रोज आना। अच्छा काका, मैं अभी चलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, कल जरूर आना। पीछे खड़े रमेश और राजू ये सब देख रहे थे। अरे ये सब कैसे हुआ? ये जादुई गोभी का कमाल है। इस गोभी का एक डंठल तोड़ जिसे भी दोगे उसे ये सोना लगेगा, और तुम इसके बदले कुछ भी खरीद सकते हो। हाँ, कुछ भी बोलते हो। अरे अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं फिर से करके दिखाता हूँ। मुझे घर के लिए कुछ सब्जियां खरीदनी है। अब उसके बाद वो लोग सब्जी की दुकान पर जाते हैं। चाचा, मुझे 1 किलो बैंगन, 1 किलो टमाटर और 1 किलो कद्दू दे दो। ये लीजिए बेटा, आपके पूरे 100 रुपए हुए। जादुई गोभी, दिखाओ अपना जादू और कर दो इनको बेकाबू। गोपाल गोभी का एक डंठल तोड़ता है और उसे सब्जी वाले को देता है। अरे मैं तो धन्य हो गया बेटा। वाह, सब्जी के बदले मिला सोना। बेटा तुम तो बहुत धन्य हो। अरे ये तो सच में कमाल है। राजू, ये जादुई गोभी तो हमें लेनी चाहिए। वैसे भी ये लड़का भी भोला भाला ही है, इसे मूर्ख बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों, अब तो विश्वास हो गया ना? हाँ हाँ हो गया विश्वास। अरे गोपाल, ये तो भी हमें बेचोगे? पूरे 2000 रुपए देंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? नहीं 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 नहीं, अगर तुम इसके ना 5000 भी दोगे तब भी मैं ये नहीं दूंगा। अरे हम तुम्हें पूरे 8000 रुपए देंगे, तब तो दे सकते हो। अच्छा ठीक है, मेरे पास तो जादुई गाजर भी है, इसलिए मैं इसे 8000 रुपए में तुम्हें दे देता हूँ। वो दोनों गोपाल से उस गोभी के फूल को लेकर चल पड़ते हैं। अरे अब हम यहाँ पेट भरकर खाना खाते हैं, हमारे साथ जादुई गोभी है। हाँ हाँ, मजा आ जाएगा। दोनों मटन चिकन ऑर्डर करते हैं और पेट भरकर खाना खाते हैं। अरे कितना हुआ? तुम्हारे पूरे 700 रुपए हो गए हैं। अरे जादुई गोभी, दिखाओ अपना जादू और कर दो इनको बेकाबू। रमेश गोभी का एक डंठल तोड़कर उस दुकानदार को देता है। अरे पागल है क्या, ये गोभी का डंठल क्यों दे रहा है? अरे ये सोना है भाई। अरे पी कर आए हो क्या? तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। और दुकानदार अपने आदमियों को बुलाकर उनकी खूब पिटाई करता है। ये सब गोपाल चुपके से देख रहा था। मजा आ गया। और गोपाल अपने घर जाता है और पैसे अपनी माँ को देता है, और वो अपनी माँ को सारी बात बताता है। बेटा, हमें कभी भी दूसरों को ठग कर आमदनी नहीं लेनी चाहिए, वरना तुम में और उन बदमाशों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ठीक है माँ, मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा और वो बदमाश भी याद रखेंगे। त्योहारों का समय था। बाजार में हर जगह अलग अलग तरह के पकवान और मिठाइयाँ, पकोड़े और न जाने क्या क्या बन रहा था। सरला बाजार में से एक सब्जी की दुकान के सामने गुजरती है, जहाँ वो देखती है कि सब्जी वाला 20 रुपए में एक गुच्छी पालक बेच रहा था। अरे पालक तो एकदम ताजा लग रही है, भैया 2 गुच्छी पालक की कर दो। सरला पालक खरीद कर घर आ जाती है। उसका 10 साल का बेटा सूरज पालक को देखते ही मुंह बना लेता है। माँ, वो गोपालक
आपके पिताजी जलेबी और पकोड़े लेकर आए हैं और आप ये सड़ी सी पालक लेकर आए हो। माँ, तुम्हें पता है ना मुझे ये सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप मेरे लिए पकोड़े ले आती, मुझे नहीं खाना पालक। तभी वहां रोहित की बहन आ जाती है। तुम्हें पता भी है पालक में कितना आयरन होता है? आयरन? उससे क्या होता है? इसे खाएगा तो तुम्हारे शरीर में खून की कमी नहीं होगी और तुम एकदम स्वस्थ रहोगे। सरला की बड़ी बेटी रूपा बहुत ही ज्यादा समझदार थी। घर के हालातों को देखते हुए वो पड़ोस में ही कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। सरला लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। बड़ी मुश्किल से वो घर का गुजारा कर पाती थी। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और रोज बढ़ती महंगाई सब संभालना बहुत मुश्किल था। इसलिए उसकी 12वीं में पढ़ने वाली बेटी रूपा मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। माँ, आज तो बहुत देर हो गई मुझे। ये बच्चे ना पढ़ते ही नहीं है। इतना सारा होमवर्क स्कूल से मिला है और किसी ने नहीं किया, और अगर मैं करवाती नहीं ना तो इनके मम्मी पापा मुझे ही सुनाते। तू हर चीज को समझती है। अच्छा बेटा, मैं फिर से पूछ रही हूँ, तेरी पढ़ाई का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है ना? देख, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अगले साल भगवान की दुआ से तेरे अच्छे नंबर आ जाएं। बस 2-3 साल की पढ़ाई और होगी, फिर मेरी बेटी एक कामयाब अफसर बन जाएगी। माँ, लगता है तुम्हारी ये चाह मुझे एक दिन जरूर अफसर बनाकर ही छोड़ेगी। अच्छा बताओ ना माँ, खाने में क्या बना रही हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने तो दोपहर में भी खाना नहीं खाया। सोच रही हूँ कि आज पालक का साग बनाऊंगी, लेकिन ये नकचढ़ा पालक देखकर मुंह बना रहा है। माँ, क्यों ना आज पालक के पकोड़े बनाएं? हर रोज तो वही दाल चावल रोटी ही खाते हैं, आज पकोड़े बनाओ ना। ठीक है, वैसे भी ये रोहित पकोड़े ही मांग रहा है। नहीं खाऊंगा, मुझे दुकान वाले ही पकोड़े चाहिए। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? माँ अभी काम से आई है, कितना थकी हुई है। माँ, इसकी बात मत सुनो आप, पालक के पकोड़े ही बना दो। देखना, ये दुकान में मिलने वाले पकोड़ों से भी अच्छे होंगे। सरला पालक के पकोड़े बनाने लगती है और पकोड़ों के साथ चटनी भी बनाती है। सारा परिवार बैठकर पकोड़े खाता है और रोहित, जो पालक के पकोड़ों का नाम सुनकर मुंह बना रहा था, सबसे ज्यादा पकोड़े वही खाता है। अब क्या हुआ? इतने सारे पकोड़े क्यों खा रहा है? क्योंकि ये तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। माँ, आप कल से फिर यही बनाना ना। सब खुशी खुशी पकोड़े खाते हैं और सब सो जाते हैं। सुबह दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और सरला काम पर चली जाती है। दोपहर को स्कूल से आते समय एक गाड़ी रोहित को टक्कर मार देती है और उसे बहुत चोट लगती है। कुछ लोग रोहित को अस्पताल लेकर जाते हैं और सरला को सूचना देते हैं। सरला जब अस्पताल जाती है तो अपने बेटे को इस हालत में देखकर घबरा जाती है। भगवान का शुक्रिया अदा करो, तुम्हारा बेटा बच गया है। बस हाथ और पैर में फ्रैक्चर आया है और सर में थोड़ी चोट लगी है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कब तक ठीक हो जाएगा? देखिए, चोट तो बहुत लगी है, इसलिए पूरी तरह से ठीक होने में तो समय लग जाएगा। कहने को तो सरला का बेटा सरकारी अस्पताल में था, लेकिन दवाइयां सारी बाहर से लेनी थी और बहुत ही महंगी थी। घर की जमा पूंजी एक हफ्ते में ही खत्म हो गई। अपने बेटे की देखभाल के कारण सरला काम पर भी नहीं जा पाई। रूपा ने भी अपने ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, क्योंकि अब वो घर को देख रही थी और अस्पताल में भी आना जाना कर रही थी। फिर कुछ दिन के बाद सरला रोहित को घर ले आती है। सुनो रूपा, तुम थोड़ी देर रोहित को देखो, मैं काम पर जाती हूँ। बिना बताए इतने दिन की छुट्टी हो गई। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं सब कुछ देख लूंगी। सरला जब अपनी मालकिन के घर पहुंचती है तो वहां कोई और काम कर रहा था। मालकिन सरला पर भड़क जाती है
और उसे काम से निकाल देती है। घर में बीमार बेटा और अब हाथ में काम भी नहीं था। सरला को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, जैसे कि उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। शाम हो चुकी थी। वो घर की तरफ आई तो उसने देखा कि फुटपाथ पर कुछ लोग अलग अलग तरह के खाने की चीजें बनाकर बेच रहे थे। इन लोगों की तरह क्या मैं भी कुछ बनाकर नहीं बेच सकती? लेकिन क्या बनाऊंगी? सरला घर पहुंच जाती है और रूपा से बात करती है। माँ, इतना सोचने की क्या जरूरत है? वैसे भी हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है। सस्ती चीज में अगर देखा जाए तो इस वक्त पालक ही है, और तूने तो उस दिन पालक के पकोड़े भी कितने अच्छे बनाए थे। रोहित तो आज भी कह रहा था कि उसे पालक के पकोड़े खाने हैं। एक काम करते हैं ना माँ, हम दोनों मिलकर पालक के पकोड़े बेचते हैं। कम से कम रोज हाथ में पैसे तो आएंगे। ये तूने अच्छा कहा। हाँ, पालक के पकोड़े, मैं पालक के पकोड़े का काम करूंगी। और क्या कहा तूने? रोहित को पालक के पकोड़े खाने हैं। रुक, मैं ना अभी बाजार से पालक खरीद कर लाती हूँ। तभी सरला जाकर पालक खरीद कर लाती है और अपने दोनों बच्चों को पालक के पकोड़े बनाकर खिलाती है। और रात भर यही सोचती है कि आखिर वो किस तरीके से अपना काम शुरू करे। अगले दिन सुबह, माँ, ये थोड़े से पैसे हैं जो मैंने अपनी गुल्लक में जमा किए हुए थे। रात भर तुम सोई नहीं, मैं ये सब देख रही थी। तुम्हें यही चिंता थी ना कि पैसे कहाँ से आएंगे। देखो, ज्यादा तो नहीं है, पर इससे हमारा काम हो जाएगा। कभी कभी तो सोचती हूँ, अगर तू नहीं होती तो क्या होता। बेटा, ये तो बहुत है, इनसे ही काम शुरू करूंगी। सुन, मैं बाजार जाती हूँ और सामान खरीद कर लाती हूँ। और तेरी भी कई दिन से स्कूल की छुट्टी हो गई है, कल से स्कूल जाना शुरू कर दे, ठीक है? माँ, थोड़ी दिनों में रोहित भी ठीक हो जाएगा, तो परेशान मत हो। सरला बाजार जाती है और पालक के पकोड़े का सारा सामान खरीद कर घर लाती है। फिर वो घर की ही एक कढ़ाई को मांज कर धोकर अच्छे से तैयार करती है और एक बड़ा पतीला लेती है और सारा सामान और घर का ही गैस चूल्हा लेकर जहाँ सब लोगों ने अपना सामान लगाया हुआ था, वहीं जाकर वो भी अपना सामान लगा देती है और पालक के पकोड़े बनाने लगती है। थोड़े से पकोड़े बनाने के बाद वो आवाज लगाती है, आओ आओ, गर्मा गर्म पालक के पकोड़े खाओ, आयरन से भरपूर, सेहत बने खूब। आओ आओ, गर्मा गर्म पालक के पकोड़े खाओ, आयरन से भरपूर, सेहत बने खूब। दिवाली का समय था। पूरा बाजार लोगों से भरा हुआ था। गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू पूरे बाजार में फैल रही थी। तभी दो आदमी जो वहां खड़े थे, वो उससे पकौड़े खरीदते हैं। कैसे दिए पकौड़े? 30 के पहिया। फिर वो आदमी कढ़ाई में देखता है, गर्मा गर्म पकौड़े तेल में खौल रहे थे और दिखने में भी वो बहुत करारे लग रहे थे। वो सरला से एक प्लेट देने के लिए कहता है। सरला एक प्लेट में पकौड़े रखकर उसके साथ हरी और लाल चटनी खाने के लिए देती है और दोनों एक ही प्लेट में से पकौड़े खा रहे थे। पकौड़े खत्म होने के बाद, वाह, बहुत ही बढ़िया, आपके हाथों में तो बहुत स्वाद है। इतने करारे और चटपटे पकौड़े तो मैंने आज तक नहीं खाए। सरला की दुकान के सामने से लोगों का काफी आना जाना था। शाम के समय अधिकतर लोग वहां पर खाने पीने का सामान खरीदने ही आ रहे थे, इसलिए सरला जोर जोर से आवाज लगा रही थी ताकि सबका ध्यान उसके पकौड़ों की तरफ खिंचे। आंटी आंटी, एक प्लेट पकोड़े देना मुझे। पालक के पकोड़े मुझे बहुत पसंद है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लग रहा है पकोड़े भी अच्छे होंगे। सरला उन दोनों को पकोड़े खाने के लिए देती है और मन ही मन उसे बहुत खुशी हो रही थी कि आज उसके हाथ में काम खत्म होते ही पैसे होंगे। जैसे जैसे 8 बजने वाले थे, वैसे ही लोगों ने अपना सामान उठाना शुरू कर दिया
लेकिन सरला तो आई ही थोड़ी देर पहले थी, इसलिए उसका सामान अभी भी काफी बचा हुआ था। बस अब वहां 2-3 लोग ही खाने वाले खड़े थे। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं जो इधर उधर खाने की चीज की तलाश कर रहे थे। जब कुछ नहीं मिलता तो वो सरला के पास आकर पकोड़े देने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर रुको, मैं अभी गर्मा गर्म पकोड़े तैयार कर देती हूँ। फिर सरला जल्दी से पकोड़े तैयार करती है और उन सबको खाने के लिए देती है। कसम से मजा आ गया, आपके हाथों में तो जादू है। इतने स्वादिष्ट गर्मा गर्म पकोड़े खाने को मिल गए, इससे अच्छी बात और क्या होगी। सच कहा भैया। सरला ने उन सबके पैसे लिए और उनको अपनी साड़ी के पल्ले में बांध दिया और खाली बर्तनों को देखा और भगवान को शुक्रिया किया। हे प्रभु, तेरी बहुत बड़ी कृपा है, बस इसी तरह रोज खाली बर्तनों के साथ ही घर जाऊं। फिर सरला घर चली जाती है तो वो देखती है कि रूपा ने खाना बनाकर रखा हुआ था। ये देखकर सरला बहुत खुश होती है। वो रोहित को देखती है तो रोहित गहरी नींद में सो रहा था। माँ, तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कि काम अच्छा हुआ है, सही कहा ना? सचमुच बेटा, देखना सारे बर्तन खाली हैं। अब अगर हर रोज वहीं पकोड़े बेचूंगी तो जरूर सारा सामान बिक जाएगा। माँ, तू घर की चिंता मत कर और रोहित की भी नहीं, मैं ना सब संभाल लूंगी। जानती हूँ तू सब संभाल लेगी। उसके बाद सरला रोज पालक के पकौड़े बेचती और घर पैसे लेकर आती। 1 महीने के बाद रोहित भी ठीक हो जाता है। दोनों भाई बहन स्कूल जाते हैं और शाम को अपने स्कूल का काम खत्म करके अपनी माँ की मदद भी किया करते थे। इस तरह कठिन परिस्थितियों में भी घबराने की बजाय सरला ने अपने हाथों से जादुई पालक के पकोड़े बेचे और परिवार के हालात सुधारे।